नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। अगर आपसे ये कहा जाए कि अपनी कुछ निजी जानकारियां शेयर करने के बदले आपको हर महीने 1 GB का मोबाइल डेटा मुफ्त में मिलेगा, तो आप क्या करेंगे? बहुत सारे लोग सोच में पड़ जाएंगे। बहुत सारे लोग इस ऑफर को शक की निगाह से देखेंगे, लेकिन ज्यादातर लोग इस ऑफर को स्वीकार कर लेंगे और अपने निजी डेटा की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं करेंगे। हालांकि इससे जुड़ा विरोधाभास यह है कि अगर सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए आधार नंबर के जरिए सेवाओं को जोड़ा जाए, तो तमाम लोग इसे रोकने में जुट जाएंगे। राइट टू प्राइवेसी के मुद्दे पर यह एक तरह से दोहरा रवैया है, जिसे समझना आज आप सबके लिए बहुत जरूरी है। इस विषय पर भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी बहस शुरू हो चुकी है और इस बहस पर हमारी नजर है। आपने नोट किया होगा कि हमारे देश में भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर हमेशा बात होती है। लोगों के धर्म और जाति पर वाद विवाद होते हैं, बहस होती है। बीफ और भीड़ तंत्र जैसे विषयों पर आंदोलन हो जाते हैं और इसके बहाने बहुत से लोग देश को नुकसान पहुंचाने वाला एजेंडा भी चलाते हैं। लेकिन प्राइवेसी यानी निजता के आधार पर कोई बात नहीं होती। सच तो यह है कि हमारे देश में लोग अपनी निजी सूचनाओं की सुरक्षा को लेकर जागरूक हैं ही नहीं। हमारे देश के लोगों का डेटा गूगल, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसी तमाम कंपनियों के पास मौजूद है। भारत में लोगों की मानसिकता यह है कि अगर उन्हें कोई चीज मुफ्त में मिल रही हो तो वो उसके बदले में अपना सारा डेटा किसी को भी सौंपने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन आधार कार्ड के लिए अपना डेटा सौंपने के लिए तैयार नहीं है और उसका विरोध करेंगे। डेटा की सुरक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन उसे लेकर दोहरा रवैया अपनाना और अपनी सुविधा के अनुसार विरोध करना देश के हित में नहीं है। आज इस विषय पर हम एक तथ्यात्मक विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि निजता के तौर पर आपके अधिकार क्या हैं। इसके अलावा हम चीन के बॉर्डर वाले झूठे प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश आज करेंगे। चीन के मीडिया ने एक खबर फैलाई है कि चीन तिब्बत के आसपास अपना गोला बारूद और तमाम दूसरे सैन्य उपकरण भेज रहा है। इस खबर को हवा देने के लिए उसने कुछ वीडियोस भी जारी किए हैं। ऐसे में आज हमने चीन की तिब्बत वाली चालाकी का एक ऐतिहासिक विश्लेषण किया है। इस विश्लेषण में हम आपको 1950 के दशक से लेकर 2017 तक तिब्बत में चीन की गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताएंगे। जो तस्वीरें हम आपको आज दिखाएंगे वो चीन की हर बेईमानी की पोल खोलकर रख देंगी। और आज हमारे पास आपके भोजन की थाली से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। आपकी थाली में जो दाल है उसका प्रोटीन कम हो गया है। आप जो सेब खाते हैं उसके अंदर का आयरन कंटेंट कम हो चुका है। आप जो रोटी खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत कम हो चुकी है। आपकी थाली में पोषक तत्व क्यों कम हो रहे हैं, इसकी वजह आज आपको पता चलेगी। और डीएनए में कल हमने महाराष्ट्र के एक किसान की पीड़ा का विश्लेषण आपको दिखाया था, जिसने बारिश से जुड़ी सटीक जानकारियां न मिलने की वजह से वहां के मौसम विभाग के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। उस किसान को हमारे देश के सिस्टम से अभी भी जवाब का इंतजार है। इसलिए आज हमने सरकार और सिस्टम की सोच को जगाने के लिए इजराइल की कृषि क्रांति और वाटर कंजर्वेशन का एक DNA टेस्ट तैयार किया है। ये विश्लेषण देखकर आप समझ जाएंगे कि आजादी के लगभग 70 वर्ष बीत जाने के बावजूद भारत का किसान भगवान के भरोसे क्यों है और इजराइल के किसान को अपनी सरकार और सिस्टम पर इतना भरोसा क्यों है। डीएनए में हम आपको सिर्फ समस्याओं के बारे में नहीं बताते, बल्कि हम हर समस्या के समाधान की बात भी करते हैं। और ये विश्लेषण भी हमारी उसी सोच पर आधारित है। ये हमारी डेवलपमेंटल पॉजिटिव रिपोर्टिंग है, जिसके तहत हम भारत में पॉजिटिव बदलाव लाने वाली खबरें आपको लगातार दिखाते हैं और आज भी हम ऐसा ही करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में हुई नियुक्तियों की CBI जांच करवाने का ऐलान किया है। यूपी PCS की 2012 से अब तक की सभी नियुक्तियों की हम CBI से जांच कराने जा रहे हैं। आप लोगों ने छला है प्रदेश को। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में नियुक्तियों में गड़बड़ियों को लेकर पूर्व चेयरमैन अनिल यादव से पूछताछ भी हुई थी। वहीं सीएम योगी ने 3 साल में 3 लाख पुलिस कर्मियों की भर्ती करने का फैसला किया है। साथ ही मुगल सराय का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय नगर करने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जुलाई को यूपी के सभी बीजेपी सांसदों को नाश्ते पर बुलाया है।
बीजेपी सांसद सुबह 9 बजे पीएम से मिलेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान पीएम यूपी सरकार के कामकाज का फीडबैक लेंगे। सांसदों से उनके क्षेत्र में केंद्र सरकार की योजनाओं को पहुंचाने और उसमें सुधार की जरूरत को लेकर सुझाव भी मांगे जा सकते हैं। पीएम के घर नाश्ते के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली और संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार भी मौजूद रहेंगे। यूपी से प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी के 71 लोकसभा सांसद हैं। देश के 14वें राष्ट्रपति का ऐलान कल होगा। सुबह 11 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। सबसे पहले संसद का बैलेट बॉक्स खोला जाएगा। उसके बाद 31 विधानसभाओं के वोटों की गिनती होगी। गिनती 8 राउंड तक चलेगी। चुनाव आयोग के मुताबिक नतीजों का औपचारिक ऐलान शाम करीब 5 बजे होगा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए सोमवार को हुई वोटिंग में करीब 99% मतदान हुआ था। एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद और यूपीए की मीरा कुमार के बीच मुकाबला है, लेकिन कोविंद का पलड़ा भारी है। नए राष्ट्रपति को 25 जुलाई को शपथ दिलाई जाएगी। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल के एक विवादित बयान को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। हंगामे की वजह से 2 बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। देश भर में भीड़ की हिंसा और अल्पसंख्यकों दलितों पर जुल्म को लेकर चर्चा के दौरान नरेश अग्रवाल ने बयान दिया था। उपसभापति पीजे कुरियन ने नरेश अग्रवाल के बयान को सदन की कार्यवाही से हटा दिया, लेकिन बीजेपी सांसदों और मंत्रियों ने इस पर ऐतराज जताते हुए उनसे माफी की मांग की। पूरा देश को अपमान किया है, हिंदू समाज को अपमान किया है, इस देश के बहुसंख्यकों को अपमान किया है। इसको खड़ी निंदा करेंगे, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। आप रुपया क्षमा याचना करो। पहले तो समाजवादी पार्टी ने नरेश अग्रवाल के माफी मांगने से इनकार किया, लेकिन बाद में उन्होंने अपने बयान पर खेद जताया। मैंने कभी किसी धर्म, किसी जात, किसी को क्षेत्रीय वार्ता को कभी मैंने आघात नहीं पहुंचाया। मैंने जिंदगी में कभी निजी किसी पे कमेंट भी नहीं किया। इसके बावजूद भी अगर लोगों को ठेस पहुंची है, मैं खेद व्यक्त करता हूं। बस खत्म। संसद के मॉनसून सत्र के बीच कांग्रेस का एक अहम दस्तावेज लीक हो गया है। इसमें उन सभी मुद्दों का जिक्र है जिसके जरिए कांग्रेस संसद में केंद्र को घेरना चाहती है। 30 से ज्यादा पन्नों के इस दस्तावेज में अखलाक से लेकर जुनैद तक भीड़ की हिंसा से जुड़े मामले, सहारनपुर हिंसा, एमपी में किसानों की मौत, गौरक्षा के नाम पर हिंसा के अलावा कई और मुद्दों का जिक्र है। हालांकि कांग्रेस के दस्तावेजों में आतंकवाद, अमरनाथ यात्रियों की हत्या, श्रीनगर में डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित की हत्या का जिक्र नहीं है। हम ठप नहीं करना चाहते, हम संसद चलाएंगे, मुद्दे उठाएंगे और जी टीवी के माध्यम से मैं कहूंगा, अगर भाजपा सरकार में जरा भी गैरत और हिम्मत है तो इन 32 मुद्दों को प्रधानमंत्री जी लिस्ट करवाएं। आए दिन हर एक मुद्दे पर चर्चा करवाएं। दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। बीजेपी ने कांग्रेस की रणनीति को सांप्रदायिक साजिश करार दिया है। यह वह षड्यंत्र है कि किस प्रकार से आगे बढ़ते हुए देश को डेवलपमेंट की ओर, विकास की ओर अग्रमुखी इस देश पे ताला लगाया जाए और विकास पे ताला बंद कर दिया। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल ने सांसदों की सैलरी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सांसदों का वेतन उनके सचिवों से भी कम है। नरेश अग्रवाल ने सांसदों की सैलरी भी 7वें वेतन आयोग के हिसाब से देने की मांग की। एमएलए की 3-3 लाख रुपए सैलरी हो गई, लेकिन आज हम कितनी सैलरी पा रहे हैं? सारा सदन पूछ लीजिए। हो सकता कुछ लोग 50,000 रुपए में अपना घर चला लेते हो, लेकिन क्या एमपी के लिए ऐसा लगता है जैसे हम भीख जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने भी नरेश अग्रवाल की मांग का समर्थन किया कि आप कोई दूसरा मैकेनिज्म, दूसरा प्रावधान कर दें कि पे कमीशन में जो तय होगा, जो दुनिया के दूसरे प्रजातंत्र के अंदर है, जो सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट है, उससे चाहे आप 1 रुपया ऊपर दें, जो आपका वारंट ऑफ रेसिडेंस कहता है, जो दुनिया के दूसरे प्रजातंत्र करते हैं, वो करिए। तमिलनाडु ने अपने विधायकों का वेतन करीब 2 गुना कर दिया है। तमिलनाडु के विधायकों को अब हर महीने 1,05,000 रुपए मिलेंगे। पहले उन्हें 55,000 रुपए मिलते थे। इतना ही नहीं, विधायकों की पेंशन में भी बढ़ोतरी की गई है। पहले पेंशन 12,000 रुपए थी, जिसे 20,000 रुपए कर दिया गया है। विधायकों को मिलने वाले स्थानीय विकास कोष को 2 करोड़ से बढ़ाकर 2.5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। पूर्व विधायकों को मिलने वाला मेडिकल फंड भी 12,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए हो गया है।
तमिलनाडु सरकार ने यह फैसला ऐसे समय लिया है जब राज्य के किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे हैं। लश्कर ने अपने मोस्ट वांटेड आतंकी अबू दुजाना की जगह अमरनाथ यात्रियों पर हमला करने वाले अबू इस्माइल को टॉप कमांडर बनाया है। सूत्रों के मुताबिक खुद को आतंकियों का सरगना समझने वाले अबू दुजाना को लश्कर ने अपने आतंकी संगठन से बाहर कर दिया है। अबू इस्माइल पिछले कुछ महीनों में लश्कर के सभी आतंकी हमलों में शामिल रहा है। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि अबू दुजाना 10 लाख रुपए का इनामी और A+ कैटेगरी का आतंकी है। उसको लश्कर ने निकाला है या नहीं निकाला है वो अभी पूरा ऑथेंटिक नहीं, बट यस अटायर ही हैज चेंज्ड टू सम एक्सटेंट, बट दैट डजंट मैटर फॉर अस। ही इज अ मिलिटेंट, ही इज अ मिलिटेंट। विजय माल्या को भारत लाने की तैयारी तेज हो गई है। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की संयुक्त टीम ब्रिटेन के अभियोजन अधिकारियों को माल्या के खिलाफ सबूत देगी। पिछले महीने माल्या के खिलाफ ईडी द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट भी ब्रिटेन के अधिकारियों को सौंपी जाएगी। ईडी के कानूनी सलाहकार माल्या के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े आरोपों की भी जानकारी देंगे। ईडी फ्रांस, सिंगापुर, मॉरिशस, आयरलैंड, अमेरिका और UAE जैसे देशों से भी माल्या के खिलाफ जांच में सहयोग की अपील करेगा। निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की संविधान पीठ ने सुनवाई शुरू कर दी है। 9 जजों की बेंच की अध्यक्षता चीफ जस्टिस खेयर कर रहे हैं। याचिकाकर्ता ने आधार कार्ड में फिंगरप्रिंट और आंखों की छाप को निजता का हनन माना है और आधार की अनिवार्यता को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता की ओर से पूर्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम और सॉली सुरभजी ने बहस की। मामले की सुनवाई जारी रहेगी। हिमाचल प्रदेश के कोटखाई में नाबालिग के साथ गैंगरेप और हत्या के मामले में नाराज भीड़ ने कोटखाई थाने में आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों पर पथराव भी किया। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक पुलिस इस मामले में शुरू से लापरवाह रही है। पुलिस कस्टडी में मुख्य आरोपी ने दूसरे आरोपी की हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस के खिलाफ लोगों का गुस्सा बेकाबू हो गया। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने ये मामला संसद में भी उठाया। कल रात को एक को अक्यूज को जेल में मार दिया गया। एक को अक्यूज को जेल में मार दिया गया। क्या इसके सबूत मिटाने का प्रयास किया जा रहा है? जेपी नड्डा की अगुवाई में बीजेपी सांसदों के एक दल ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। हम सब लोग आज गृह मंत्री जी से मिले हैं। हमने 2 बातें कही हैं। एक तो सीबीआई की इंक्वायरी तुरंत होनी चाहिए और दूसरी बात हमने कही है कि इस पर तुरंत रिपोर्ट मंगाई जाए। हिमाचल हाईकोर्ट ने सीबीआई को 2 दिनों के अंदर केस को टेक ओवर करने का आदेश दिया है। साथ ही एसआईटी बनाने के लिए कहा है, जिसमें एसपी रैंक का अधिकारी होगा। गैंगरेप और हत्या के मामले में लापरवाही के आरोप में एसएचओ समेत कई पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। असम की सिंगर और एक्ट्रेस विदिशा बेजबरुआ की मौत के मामले में पति को कोर्ट ने 1 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा है। 17 जुलाई को गुरुग्राम में अपने अपार्टमेंट में विदिशा का शव पंखे से लटका मिला था। उसके पिता की शिकायत पर पति को कल देर रात गिरफ्तार किया गया था। आरोप तो शिशु ने उसको जो आरोप लगा उस पे उसके हस्बैंड पे उसको प्रताड़ित करने का आरोप लगा। विदिशा की शादी अप्रैल 2016 में गुजरात के निशीत झा के साथ हुई थी। सोमवार को ही वो पति के साथ गुरुग्राम के सुशांत अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई थी। उनका जो लीगल एक्शन, एप्रोप्रिएट लीगल एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट हिम। आई हैव लॉस्ट माय बेटी, बट हर सोल शुड गेट जस्टिस। असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने हरियाणा के सीएम खट्टर से फोन पर बात करके मामले की सही ढंग से जांच की मांग की है।